हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ पिज़ाइज़ा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिस्कोमाइसीटीज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम पिज़ाइज़ा शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जनरली जो हम यहाँ पर पिज़ाइज़ा के बारे में पढ़ेंगे वो हम किसका ब्रीफ स्टडी करेंगे? पिज़ाइज़ा वेसिकुलोसा का, ठीक है। किसका? पिज़ाइज़ा वेसिकुलोसा का। अब जो पिज़ाइज़ा होता है, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि डिस्कोमाइसीटीज के जो जनरली मेंबर्स होते हैं वो सेप्रोफिटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सेप्रोफिटिक बिहेवियर शो करेगा एंड साथ में क्या होगा, ये एक डिस्कोमाइसीटीज तो है ही है, ठीक है। सो वी कॉल इट एज अ सेप्रोफिटिक डिस्कोमाइसीटीज, ठीक है। अच्छा, ऑफन कॉर्पोफिलस इन हैबिटेट। सर, ये कॉर्पोफिलस इन हैबिट का क्या मतलब होता है? कॉर्पोफिलस का मतलब, बच्चा आप 11th क्लास में पढ़ते थे कि जो चीजें डंग के ऊपर ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। जो चीजें सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा पारिवारिक कह लो या फिर फैमिलियर लैंग्वेज में कह लो, तो जो गोबर के ऊपर ग्रो कर सकती है, डंग के ऊपर ग्रो कर सकती हैं, दैट आर नोन एज द कॉर्पोफिलस, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके कॉर्पोफिलस होंगे नेचर के अंदर, ठीक है। एंड इनका माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है एंड काफी डेंस हाइफे होता है। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में भी हमारी बातें हो चुकी थी। आज हम हाइफे के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि इसका जो हाइफा होता है, या फिर अगर आप प्लूरल में कहना चाहें तो हाइफे कह सकते हैं, कैसा दिखता है। अच्छा बच्चा, इनका जो हाइफा होता है, ठीक है, पहली बात वो बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड होता है और सबस्ट्रेटम के अंदर देखने को मिलता है। सर, ये क्या बात कह दिया आपने? ध्यान से समझना। सबस्ट्रेटम के अंदर से नरिशमेंट लेना, ठीक है, सबस्ट्रेटम के अंदर से नरिशमेंट लेना, उसके लिए जरूरी है कि इसका सबस्ट्रेटम के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा हो। तो इसकी ब्रांचिंग ऑब्वियसली होती है, ठीक है, इसकी ब्रांचिंग बहुत होती है, लेकिन इसकी ब्रांचिंग जब आप देखोगे किसी भी सबस्ट्रेटम के अंदर तो वो ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा डेंस ब्रांचिंग होगी, ज्यादा कह लो कि एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होगी। क्यों? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे इसकी ब्रांचिंग के बारे में तो बता दिया, और बताइए। सेप्टेट होता है। सर, सेप्टेट का मतलब वही जो आपने लास्ट क्लास में देखा था। सेप्टेट का मतलब कि मान लीजिए अगर ये मेरा हाइफा है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे डिविजन्स, कंस्ट्रक्शंस, डिविजन्स पैदा होंगे, ठीक है। जिस हाइफा के अंदर ये डिविजन्स नहीं होती हैं उसे एसेप्टेट हाइफा कहा जाता है और उस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, जहां पर सारे न्यूक्लियाई एक साथ होते हैं, ठीक है। फिलहाल ये कौन सी कंडीशन है? आपको डिविजन देखने को मिल रही है अलग अलग सेल्स की, तो ये क्या हो गया? आपका सेप्टेट हो गया। अच्छा सर, अब सेल आपको देखने को मिल ही गए हैं, तो इनकी सेल्स के बारे में कुछ बता दीजिए। इनके सेल बच्चे लोग होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। देखो, हर सेल के अंदर आपको एक एक न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, तो सेप्टेट होते हैं एंड क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज कहाँ मिलेंगी? फ्रूटिंग बॉडीज आपको लेवल के ऊपर मिलती है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज कहाँ मिलती हैं? आपको इसके लेवल के ऊपर मिलती है। ओके सर, और बताइए जरा। अब हम थोड़ा सा ना मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो पिज़ाइज़ा के बारे में ज्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं होती है। जनरली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लाइक इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि काफी इजी है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि और ज्यादा इजी है, एंड इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये सब कई आपको ना जनरलाइज टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक पिज़ाइज़ा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे पिज़ाइज़ा की। अच्छा, पिज़ाइज़ा वेसिकुलोसा कैसा होता है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल का मतलब जो हिल डुल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। भैया ऐसे कौन से स्पोर्स आ गए जो हिल डुल नहीं सकते? कोनिडिया हिल डुल नहीं सकता, क्लेमाइडोस्पोर्स हिल डुल नहीं सकते। तो कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है। और बताइए सर, कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया आपने जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में सिखाया था। कोनिडिया एक टाइप के आपके स्पोर्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली कहीं भी गिरने के बाद जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बना देते हैं। कोनिडिया के बारे में और कुछ बताइए सर। देखिए, कोनिडिया क्या होता है? आपका एक्सोजीनसली ग्रो करता है। तो देखिए, दो ओरिजिन होते हैं। आपको थोड़ा सा अगर मैं बेस में लेके जाऊँ तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको 11th क्लास की थोड़ी सी बेसिक्स होनी चाहिए, तो मैं आपको उसी बेसिक्स से थोड़ा लेके जाता हूँ। दो टाइप के ओरिजिन होते हैं किसी भी स्पोर के। एक होता है एक्सोजीनस ओरिजिन, एक होता है एंडोजीनस ओरिजिन। एक्सोजीनस क्या होगा?
एक्सोजीनस का मतलब होता है कि आपका जो स्पोर है वो क्या होता है, आपके स्पोरेंजियम से बाहर ग्रो करता है। एक्सोजीनस का क्या मतलब है, स्पोरेंजियम जो होता है, ठीक है, जो स्पोरेंजियम होता है उसके बाहर आपका स्पोर ग्रो करता है। अच्छा, एंडोजीनस का क्या मतलब होता है, सर जब स्पोर आपके स्पोरेंजियम के अंदर ग्रो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, कोनिडियोफोर है। यहाँ पर क्या है, कोनिडियोफोर है। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहले आपका एक कह लो कि स्पोरेंजियम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा एंड उसकी टिप पे आपका कोनिडिया बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये कैसा है, देखो स्पोरेंजियम के बाहर ग्रो किया है, स्पोरेंजियम के बाहर ग्रो किया है। तो ये टेक्निकली कैसा ओरिजिन है, एक्सोजीनस ओरिजिन। ये कैसा है, एक्सोजीनस ओरिजिन है और टिप ऑफ कोनिडियोफोर पे डेवलप करता है। कि कोनिडियोफोर है जी, उसके ऊपर सीधा उसकी टिप के ऊपर ही ग्रो करेगा, ठीक है। कोनिडियोफोर है, उसकी टिप के ऊपर कोनिडिया ग्रो कर गया। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हर कोनिडिया जो होता है इट इज एबल टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू माइसीलियम। तो कोनिडिया जैसे ही किसी सबस्ट्रेटम को रीच किया जो कि उसको थोड़ा सा फेवरेबल लगा, माहौल अच्छा खासा फेवरेबल मिल गया, तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या करने के लिए सर, एक नया माइसीलियम बनाने के लिए। क्या करने के लिए, एक नया माइसीलियम बनाने के लिए। और बताइए सर क्या होता है इसमें, क्लेमाइडोस्पोर्स, क्योंकि मैंने बताया कोनिडिया होता है और एक क्लेमाइडोस्पोर। सिर्फ क्लेमाइडोस्पोर क्या होते हैं बच्चा, क्लेमाइडोस्पोर्स में ना नॉन-मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये जनरली कब बनते हैं, ये इनको ना एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेस्टिंग स्पोर, ठीक है। इनको रेस्टिंग स्पोर बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी ना एक थिक वॉल बन जाती है, ठीक है। जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, इनके क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, इनके पास ना एक थिक वॉल होता है। आपने छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज नोन एज द पेरिनेशन, ठीक है। पेरिनेशन मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन के आते ही खुद को कुछ इस तरीके से छुपा लेना कि आप तब तक बाहर ना आ सकें जब तक कंडीशंस फेवरेबल ना हो आपके लिए, ठीक है। तो क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं वो कुछ ऐसा ही ना पेरिनेशन का ही कॉन्सेप्ट हमको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी वॉल बड़ी थिक होती है, ठीक है, वॉल बड़ी थिक होती है। तो जितना टाइम तो इनका अनफेवरेबल कंडीशन चलता है, यानी कि जितना टाइम इनको अपना पसंदीदा माहौल नहीं मिल पाता, उतने टाइम के लिए क्या रहते हैं, थिक वॉल में चिपके रहते हैं, ठीक है। अपने ऊपर ऐसे थिक वॉल बना लेते हैं और कह लो कि एक टाइप की छोटी सी पेरिनेशन में ही चले जाते हैं। अच्छा, थिक वॉल बना ली, इनको बोला जाएगा रेस्टिंग स्पोर, थिक वॉल बना लेते हैं, ठीक है। और ये जर्मिनेट कब करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं जब आपकी फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। सर आपने यहाँ पर तो डायग्राम से समझाया, क्लेमाइडोस्पोर का डायग्राम किधर है भाई, ऊपर वाला डायग्राम देखो, ये क्लेमाइडोस्पोर का है। आपका जो हाइफे है उसकी क्या होगी, इंटर कैलरी पोजीशंस पर, इंटर कैलरी पोजीशन पर क्या होगा, ठीक है, वहां पर आपके ये क्लेमाइडोस्पोर प्रेजेंट होगा। अच्छा, इंटर कैलरी पोजीशन कई बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। आपने कभी शुगर केन देखा है, गन्ना, ठीक है। तो जो गन्ना होता है आप उसमें देखो, आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप उसमें क्या करेंगे, नोट्स देखने को मिलेंगे। बच्चों नोट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, गन्ने पे लाइंस बनी होती है ना ऐसे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंटरनोड, ठीक है। और वहां पर आपका कह लो कि हम कहते हैं दैट इज द इंटर कैलरी पोजीशन। तो इंटर कैलरी पोजीशन इज नथिंग, आपको बस यहाँ से हाइफे की लेटरल पोजीशन से, हाइफे की लेटरल पोजीशन से क्या निकलेंगे, क्लेमाइडोस्पोर्स निकल जाएंगे। दो केस बनते हैं, या तो स्पोर चेन में निकलेंगे या तो स्पोर सिंगल निकलेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंटर कैलरी पोजीशन से निकलेंगे, या तो चेन में निकल सकते हैं या तो सिंगल निकल सकते हैं। मैंने दोनों केस बना दिए। चेन में निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सिंगल निकला तो फिर तो पता ही है, सिंगल है तो सिंगल है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सिंगल्स आर द बेस्ट। चलो, तो क्या होंगे, आपके सिंगल भी हो सकते हैं, चेन भी हो सकते हैं। जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशन मिला, ये अपनी वो पेरिनेशन जो कि इन्होंने आधी बचाली सी पेरिनेशन की थी, ठीक है, उस वाले पीरियड से बाहर आ जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन आ गई है, सो नाउ दे आर रेडी टू जर्मिनेट एंड दे विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ न्यू माइसीलियम। यानी कि ये जर्मिनेट करेंगे,
एक नया माइसीलियम बना देंगे। सर कब बना देंगे? जब आपकी फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। यहां पर हम हमारा पिज़ाइज़ा का जनरल पार्ट, ठीक है, कह लो उसकी मॉर्फोलॉजी एंड इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर चुके हैं सेकेंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर जो होगा दैट वुड बी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और पिज़ाइज़ा के एपोथीसियम का स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने एपोथीसियम के बारे में पहले लेक्चर में बात की थी, ठीक है, जब मैं डिस्कोमाइसिटीज के जनरल कैरेक्टर्स बता रहा था तो मैंने बताया था कि इनके पास ना क्या होता है, डिस्कोमाइसिटीज वाले जितने मेंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके पास आपका क्या होता है, बाहर शोर बहुत आ रहा है, ठीक है, इनके पास क्या होता है, आपका एपोथीसियम होता है। जो इनका एस्कोकार्प होता है ना वो कप शेप होता है तो उसको हम एपोथीसियम कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एपोथीसियम के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आपका एपोथीसियम क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके एस्काई या एस्कस कह लो कैसे अरेंज होते हैं, उनके अंदर आपके एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 3 चीजें कवर करेंगे, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो या प्रोबेबली अगर नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाया, एपोथीसियम अगर रह गया तो हम उसके लिए चौथा लेक्चर बना लेंगे, ठीक है, कोई हमको आलस नहीं है। चलिए, आज वाला सेशन पसंद आया लाइक करो, दोस्तों को भेजना है भेजो, फॉरवर्ड करो सबको, ठीक है, जितनों की हेल्प कर सकते हो उतनों की हेल्प करो। ऐसे और लेक्चर्स चाहिए सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि बस हाँ सर जब हम सर्च करेंगे हमको तभी चाहिए, नहीं, ठीक है, आपको क्या चाहिए कि नोटिफिकेशन भी ऑन होनी चाहिए। हाँ जी सर आज पढ़ाने आए हैं, एक लेक्चर बना है तो फटाफट से बेल आइकन को ऑन कर देना, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।